नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक या टेक्निकल दोस्त पर। दोस्तों, आज की वीडियो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पार्ट 12 में हम जानेंगे दान पत्र यानी कि गिफ्ट डीड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर हमें संपत्ति पंजीकरण में आवेदन करने वाले विकल्प पर क्लिक करना है और उसके बाद लेखपत्र पंजीकरण आवेदन पोर्टल पर नवीन आवेदन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वह जनपद सेलेक्ट करना है जिस जनपद में आपको अपनी संपत्ति पंजीकृत करानी है, और उसके बाद तहसील सेलेक्ट करनी है जिस तहसील में संपत्ति पंजीकृत होनी है, और उसके बाद उपनिबंधक कार्यालय सेलेक्ट करना है और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आप प्रस्तुतकर्ता का मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना है 8 डिजिट का, वो यहाँ पर डाल देना है और वही पासवर्ड इस वाले कॉलम में रिफिल कर देना है। इसके बाद शो हो रहे कैप्चे को नीचे वाले कॉलम में फिल कर देना है और प्रवेश करने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक आवेदन संख्या मिलती है जिसे कहीं पर नोट करके रख लेना है, जिसके माध्यम से आपको प्रयोक्ता लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको फिर वही जिला सेलेक्ट करना है जो आपने पूर्व में सेलेक्ट किया है। उसके बाद वही पासवर्ड डालना है जो आपने डाला था और उसके बाद कैप्चा जो शो हो रहा है उसको इस कॉलम में फिल कर देना है। इसके बाद प्रवेश करें वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने प्रपत्र भरने के चरण आते हैं, जिसमें पहले चरण पर आपको क्लिक करना है और संव्यवहार की प्रकृति में अचल संपत्ति का अंतरण भय संख्या 1 के अंतर्गत लेखपत्र के प्रकार में दान पत्र को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता का विवरण भरना है, जहाँ पर आपको श्री, श्रीमती, सुश्री या कुमारी का सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद प्रस्तुतकर्ता का नाम लिख देना है और यहाँ पर अंग्रेजी में नाम लिख देना है। उसके बाद लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता आपने किसे माना है उसको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें अनेक ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें से हमें किसी एक को अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना होता है। चलिए मैं यहाँ पर दानदाता को सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। हम आ चुके हैं नेक्स्ट चरण पर, जहाँ पर आपको संपत्ति का विवरण भरना होता है। संपत्ति के प्रकार में आपको कृषि, आवासीय, आकर्षक, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत, इनमें से किसी एक का सिलेक्शन कर लेना होता है अपने अनुसार। दोस्तों, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि हम आवासीय में मकान का हम दानपत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आवासीय को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मोहल्ला, गांव, खंड, ब्लॉक, सेक्टर वाला आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें से आपको वह जगह सेलेक्ट कर लेनी है जहां की आपकी संपत्ति है जो दान की जा रही है। उसके बाद कुल आनुपातिक क्षेत्रफल यानी कि जो संपत्ति का क्षेत्रफल है वो आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। और उसके बाद संपत्ति का विवरण, जैसे मैंने आकर्षक, आवासीय आकर्षक को सेलेक्ट किया है, तो आवासीय आकर्षक के अंतर्गत प्लॉट भी आता है और मकान भी आता है, तो यहाँ पर हम मकान लिख देते हैं क्योंकि हम मकान का दानपत्र कर रहे हैं। इसके बाद आता है संपत्ति प्राप्ति का स्रोत। दानदाता को संपत्ति किस स्रोत से प्राप्त हुई है उसका आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद अन्य निर्देश पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने बहुत सारे अन्य निर्देश शो होंगे, जिनमें से आपको दान हो रही संपत्ति के अनुसार अन्य निर्देश को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि मैं जिस संपत्ति का दानपत्र ऑनलाइन कर रहा हूँ उसके 2 रास्ते हैं या 1 से अधिक रास्ते हैं, तो ऐसी संपत्ति पर मालियत में 15% की वृद्धि करते हुए स्टाम्प शुल्क दिया जाता है, तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है कि ये आपके उपनिबंधक कार्यालय पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग अन्य निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। आप जिस जिले में से होंगे उसी जिले के अनुसार अलग अलग अन्य निर्देश आपके सामने शो होंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार अन्य निर्देश का सिलेक्शन करना होगा। यह संपत्ति की विशेष स्थिति पर ही निर्भर करता है कि आपको अन्य निर्देश का सिलेक्शन करना है कि नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टाम्प में छूट का विवरण। यदि हम किसी प्रकार की स्टाम्प में छूट ले रहे हैं तो हमें उसे सेलेक्ट कर लेना है। यदि हम स्त्री छूट ले रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करना है, भूतपूर्व सैनिक छूट लेना है उसको सेलेक्ट करना है, विकलांग छूट ले रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है, यूपीएसआईडीसी या स्थानीय निकाय या अन्य प्रकार की छूट ले रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है, या आप औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत छूट ले रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 3 विकल्प और आते हैं, जिनमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट कर लेना होता है अपने अनुसार, और यहाँ पर आपको अटैचमेंट अप्रूव्ड लेटर ऑफ GMDIC को यहाँ पर आपको अटैच करना होता है ब्राउज करके। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हम विकलांग छूट ले रहे हैं
और यहाँ पर आपको विकलांग छूट में 80% से कम और 80% से अधिक दो विकल्प मिलते हैं। इसका अर्थ है स्टाम्प में छूट लेने वाला व्यक्ति कितना प्रतिशत विकलांग है, 80% से कम या 80% से अधिक। यह उसके विकलांग प्रमाण पत्र पर भी लिखा रहता है कि वह कितना प्रतिशत विकलांग है। उनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको निर्माण की स्थिति, जो आपकी संपत्ति है, आपका मकान है तो निर्मित होगा, और अगर आप प्लॉट कर रहे हैं तो वो अनिर्मित होगा, या फ्लैट कर रहे हैं तो आपको फ्लैट को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपके द्वारा फ्लैट का दान पत्र किया जा रहा है तो आपको इस कॉलम में बिल्टअप एरिया, फ्लैट एरिया या सुपर एरिया लिखना है उस फ्लैट का। और अगले कॉलम में फ्लैट का प्रकार है, जहाँ पर आपको सामान्य या प्रीमियम का सिलेक्शन करना होता है, यानी कि फ्लैट सामान्य है या प्रीमियम है। यहाँ पर हम मकान का दान पत्र कर रहे हैं तो हम यहाँ पर निर्मित को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट आपके सामने शो होंगे। इसमें से आपको अपने अनुसार अपना सेगमेंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर्षक भूमि के दर 5 मीटर चौड़े रास्ते तक को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद आपको तल का विवरण भरे बटन पर क्लिक करना है और जितने तल का मकान है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं 2 तल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो मकान दान हो रहा है वह 2 तलों का है, तो मैंने यहाँ पर 2 तल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप तहखाने का जो क्षेत्रफल है वो भी लिख सकते हैं, निर्माण वर्ष लिख सकते हैं, निर्माण की श्रेणी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी श्रेणियाँ आती हैं और यहाँ पर प्रथम श्रेणी का निर्माण है कि द्वितीय श्रेणी का निर्माण है, उसे आपको सेलेक्ट करना होता है। चलिए हम मान लेते हैं कि केवल उसका भूतल है जिस पर आच्छादित क्षेत्रफल है वो हमने यहाँ डाल दिया, और उसके बाद निर्माण वर्ष, यानी कि जो उसका भूतल का निर्माण है वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था, वो डाल देना है। निर्माण की श्रेणी कैसी है, आरबीसी है, कड़ी गडर है, टिन शेड है, कच्चा छपरिया खरपेड़ है या मल्टी एस्टेट वगैरह है, इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं आरबीसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर द्वितीय श्रेणी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको प्रथम तल का जो आच्छादित क्षेत्रफल है, यानी कि जो बना हुआ क्षेत्रफल है वो कितना है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद अगले कॉलम में निर्माण वर्ष और उससे अगले कॉलम में निर्माण की श्रेणी। यहाँ पर मैं कड़ी गडर पटिया ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और द्वितीय श्रेणी पर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने 2 तल सेलेक्ट किए थे तो मैंने 2 तलों का विवरण भर दिया है। अगर आपका इससे भी अतिरिक्त तल हैं तो उनका विवरण आप अगले कॉलम में फिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रतिफल, यानी कि जो लेन देन हो रहा है वो कितना है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि दान पत्र में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है, यानी कि दानदाता अपनी संपत्ति को दान ग्रहीता को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी संपत्ति दान कर देता है, उससे कोई मूल्य नहीं लेता है, इसलिए हम इस कॉलम में 0 फिल कर देते हैं। इसके बाद अगले कॉलम में संपत्ति की विशिष्ट संख्या लिखी जाती है यदि कोई हो तो, यदि नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगले कॉलम में विद्युत संयोजन संख्या, यानी कि कोई बिजली कनेक्शन है तो वो आप इस कॉलम में फिल कर सकते हैं। जल संयोजन संख्या है तो वो आप इस कॉलम में फिल कर सकते हैं। इसके बाद क्या आप मूल्यांकन नवीन रेट लिस्ट के अनुसार करना चाहते हैं, तो ये आपको उपनिबंधक कार्यालय के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मूल्यांकन करने वाले बटन पर क्लिक कर देना है और अपनी संपत्ति का मूल्यांकन कर लेना है। दोस्तों जितने भी आपने कॉलम अभी तक फिल करे हैं उनके अनुसार आपकी संपत्ति का मूल्यांकन हो चुका है। इस कॉलम में यहाँ पर आपकी वास्तविक बाजार मूल्य आ जाता है, यहाँ पर स्टाम्प शुल्क आ जाता है और यहाँ पर निबंधन शुल्क आ जाता है। यदि आपको इनमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है, कोई चीज़ घटानी या बढ़ानी है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, प्रचलित दर सूची के अनुसार मूल्यांकन न होने की दशा में आवेदनकर्ता मूल्यांकन सूची के अनुसार वास्तविक बाजार मूल्य एवं वास्तविक स्टाम्प शुल्क की प्रविष्टि करें। इसके बाद आता है चौहद्दी, यानी कि सीमा। हमेशा की तरह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में संपत्ति के क्या है वो आपको यहाँ लिखना होता है। खसरा संख्या है तो यहाँ पर लिखना होता है, प्लॉट भवन या दुकान संख्या है तो वो आपको यहाँ लिखना होता है और उसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित करनी होती है। चलिए हम प्रविष्टि सुरक्षित कर देते हैं। इसके बाद आपको यदि संपत्ति विवरण वाले पेज में कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ से संशोधन करने वाले बटन पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चरण पर क्लिक करना है। यहाँ से आप संपत्ति के मूल्यांकन में संशोधन कर सकते हैं। यदि कोई संशोधन नहीं है तो आपको नेक्स्ट चरण पर क्लिक करना है, जो आता है पक्षकार का विवरण वाला चरण। यहाँ पर आपको संशोधन करने वाले बटन पर क्लिक करना है और दानदाता को हमने प्रस्तुतकर्ता के रूप में माना था तो उसका नाम यहाँ पर आ चुका है और उसके पिता, पति या अन्य का सिलेक्शन करना है। जो भी नाम वगैरह हो वो आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। हमने इस कॉलम में अन्य माना है, यानी कि उसके पिता नहीं है, माता नहीं है, तो हमने अन्य माना और उसके संरक्षक का नाम इस कॉलम में लिख दिया। उसके बाद उसका स्थायी पता, एड्रेस इस कॉलम में आपको फिल करना है और उसके बाद नीचे
पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है। यदि दानदाता के पास कोई पैन कार्ड नहीं है तो उसका फिर फॉर्म 60 फिल करना है। फॉर्म 60 कैसे फिल करते हैं यदि आप नहीं जानते हैं तो फॉर्म 60 के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे आप फॉर्म 60 फिल करेंगे, उसे कैसे प्रिंट करेंगे, कहाँ पर साइन कराने हैं, कैसे PDF बनानी है और कैसे अपलोड करना है। सारी प्रोसेसिंग उस वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दानदाता के पास एक पैन नंबर है और उस पैन नंबर को हम इस कॉलम में फिल कर देते हैं। इसके बाद व्यवसाय सेलेक्ट करना है। अगर कोई आधार नंबर है तो आधार नंबर इस कॉलम में डाल देना है। चलिए हम यहाँ पर व्यवसाय को सेलेक्ट कर लेते हैं और सभी आवश्यक एंट्रीज फिल कर देने के बाद प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको अगर दूसरा दानदाता है यानी कि एक से ज़्यादा दानदाता है तो उसका विवरण भरना है। यदि एक ही दानदाता है तो आपको फिर दान ग्रहीता जोड़ने वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दान ग्रहीता का नाम लिखना है, फिर उसके बाद उसके संरक्षक का नाम और उसके बाद उसका स्थायी एड्रेस और उसके बाद वह स्वयं प्रस्तुत करता है या फिर कोई और है, उसको आपको इस कॉलम में से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पैन नंबर डालना है और उसका व्यवसाय और उसके बाद मोबाइल नंबर और उसकी प्रविष्टि सुरक्षित कर देनी है। इसी प्रकार आप एक से अधिक दान ग्रहीता होने की स्थिति में इस कॉलम पर क्लिक करके दूसरा दान ग्रहीता जोड़ सकते हैं। हमारा एक ही दान ग्रहीता है तो हम गवाह जोड़े वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं और गवाह का नाम लिखते हैं। गवाह कोई भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, आदमी भी, तो हमने यहाँ पर श्रीमती सेलेक्ट किया और उसका नाम लिखा और उसके संरक्षक का नाम इस कॉलम में लिखा। उसके बाद उसका स्थायी एड्रेस लिखा, उसके बाद व्यवसाय और उसके बाद मोबाइल नंबर। इतना सब करने के बाद प्रविष्टि सुरक्षित कर देनी है और ठीक इसी प्रकार से आपको गवाह जोड़े वाले बटन पर क्लिक कर दूसरे गवाह का विवरण फिल कर देना है। दोस्तों मैंने दूसरा गवाह फिल कर दिया है। मेरे चारों पक्षकार यहाँ पर आ चुके हैं, दानदाता, दानग्रहीता और 2 गवाह। इसके बाद हमें अगर संशोधन करना है तो इन विकल्प पर क्लिक कर आप जिस भी एंट्री में संशोधन करना चाह रहे हैं उसको संशोधित कर सकते हैं। इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर व्यवसाय को संशोधन करके दिखा रहा हूँ और प्रविष्टि सुरक्षित कर देनी है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। हमारा संशोधन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चरण पर आपको क्लिक कर देना है। यह पूर्वावलोकन का चरण है। यहाँ पर अभी तक आपने जितना भी फॉर्म फिल किया है वह सब यहाँ पर आ जाता है। आपको देख लेना है कि कोई अभी त्रुटि तो नहीं रह गई है। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो आपको उसी चरण पर जाकर उसे संशोधित कर लेना है। चलिए हमने देख लिया है कि हमारा सब कुछ ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चरण पर क्लिक करना है। लेखपत्र बनाएं। यहाँ पर आपको लेखपत्र तैयारकर्ता का नाम लिखना है। उसके बाद लेखपत्र बनाए बटन पर क्लिक करना है और इससे आगे की प्रोसेसिंग दोस्तों बिल्कुल सेम है जैसे कि मैं आपको पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में बता चुका हूँ। उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आपको नहीं पता है कि इससे आगे क्या करना है तो वे वीडियोज़ देख लीजिए, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टेक्निकल अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।